बीकॉम पार्ट फर्स्ट, प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट, एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमानुसार प्रबंध के सिद्धांत विषय में आज हम नियोजन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। नियोजन के प्रकार। नियोजन अनेक प्रकार के होते हैं। उन सभी को निम्नांकित आधारों पर, मतलब जो ये दिख रहे हैं नीचे दिए गए आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है समयावधि के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर और तीसरा है प्रबंधकीय स्तर के आधार पर। आज हम पहली जो कैटेगरी है समयावधि के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। समयावधि के आधार पे 3 प्रकार का हो सकता है, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन या अल्पावधि नियोजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घकालीन नियोजन के बारे में। दीर्घकालीन नियोजन सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक की अवधि का ही होता है, जो कभी कभी 25-30 वर्ष तक की अवधि का भी हो सकता है। दीर्घकालीन नियोजन दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया नियोजन है। इसमें दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा दीर्घकालीन व्यूह रचनाओं तथा परिचालन योजनाओं का समावेश किया जाता है। ऐसे नियोजन में वर्तमान में किए जाने वाले निर्णय का भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। इसके द्वारा भविष्य में शीघ्रता, मितव्ययिता एवं न्यूनतम अवरोधों से निर्णय लेने का आधार बनता है। तो पीटर ड्रकर जो हैं उनके अनुसार दीर्घकालीन नियोजन भविष्य के यथासंभव श्रेष्ठ ज्ञान के आधार पर वर्तमान में साहसिक या जोखिम युक्त निर्णय करने, उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयासों को संगठित करने तथा व्यवस्थित प्रतिपुष्टि द्वारा परिणामों की अपेक्षाओं से तुलना करने की सतत प्रक्रिया है। संक्षेप में हम कहें तो दीर्घकालीन नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के वातावरण के अनुरूप दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाओं तथा परिचालन योजनाओं को निर्धारित किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन करना उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य है। उच्च स्तरीय प्रबंधक ही दीर्घकालीन उद्देश्यों, व्यूह रचनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को निर्धारित करते हैं। ऐसे नियोजन के कारण कभी संगठन संरचना, संगठन के कार्यों तथा संस्था के संसाधनों में परिवर्तन करना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि दीर्घकालीन नियोजन व्यूह रचनात्मक होता है, स्ट्रेटेजिक होता है। अतः कई लेखक दीर्घकालीन नियोजन एवं व्यूह रचनात्मक नियोजन दोनों को एक समान ही समझते हैं, किंतु सभी व्यूह रचनात्मक नियोजन दीर्घकालीन हो आवश्यक नहीं है। ये 1 वर्ष की अवधि के भी हो सकते हैं। जो स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग होती है वो 1 साल की भी हो सकती है। व्यूह रचनात्मक नियोजन अलग है और दीर्घकालीन नियोजन अलग है। अब दीर्घकालीन नियोजन के कारण क्या हो सकते हैं? दीर्घकालीन नियोजन सामान्यतः जो कारण है उसका पहला कारण है बढ़ती प्रतिस्पर्धा की जानकारी करने तथा उसका सामना करने के लिए। दूसरा जो कारण है वो है बढ़ते अप्रचलन के दौर में पूंजी संपत्तियों की पुनः स्थापना की व्यवस्था करने के लिए। तीसरा है संस्था में नई परियोजनाओं का विकास करने के लिए। चौथा, संस्था में भावी विकास के लिए आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए। पांचवा, संस्था में नई परियोजनाओं तथा विद्यमान योजनाओं में पर्याप्त समन्वय स्थापित करने के लिए। छठा, विद्यमान उत्पाद श्रृंखलाओं को समाप्त करने तथा उनका सरलीकरण करने के लिए। सातवां जो है वह परिवर्तनशील परिस्थितियों के संदर्भ में संस्था के प्रबंधकों को अपने कार्यों का पुनरावलोकन हेतु प्रेरित करने के लिए। आठवां है निर्णयों में जल्दबाजी को रोकने तथा परिपक्व निर्णय को प्रोत्साहित करने के लिए। नौवां है संपूर्ण संस्था के निष्पादन का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए। और अगला है अल्पकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन को ठोस आधार प्रदान करने के लिए। तो ये कारण है और यही जो है
इसके लाभ होते हैं, इन कारणों से अपनाया जाता है, तो इसके कुछ दीर्घकालीन नियोजन के लाभ या गुण होते हैं। तो एक लाभ हो सकता है, वृहद आकार के उपक्रमों की स्थापना आसानी से की जा सकती है। जो बड़े आकार के उपक्रम हैं वो आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। दीर्घकालीन जोखिमों का पूर्वानुमान भी किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण से योगदान मिलता है। अगला, दीर्घकालीन योजनाएं संस्था के विकास एवं विस्तार में योगदान देती हैं। अगला, भावी परिवर्तनों के अनुरूप संस्था को तैयार किया जा सकता है। अगला, सृजनात्मक कार्यों एवं विचारों को प्रोत्साहन मिलता है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में किए गए प्रयास प्रारंभ किए जा सकते हैं। अगला, उपक्रमों के स्वामियों एवं प्रबंधकों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है और कर्मचारियों का एवं प्रबंधकों का मनोबल बढ़ता है। आर्थिक विकास का गति चक्र चलता रहता है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं। तो एक दोष ये है कि अत्यधिक लंबी अवधि के नियोजन प्रायः असफल हो जाते हैं, क्योंकि अधिक लंबी की परिस्थितियों का पूर्वानुमान सही आकलन करना बहुत कठिन होता है। दूसरा, लंबी अवधि की योजनाओं की सफलता साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, अतः साधनों की उपलब्धि में अनियमितता से योजना खटाई में पड़ जाती है। तीसरा, परिवर्तनों की गति तथा तीव्रता में अंतर आने पर नियोजन असफल हो जाता है। चौथा, दीर्घकालीन नियोजन को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, अतः सभी तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण करना कठिन होता है। फिर है मध्यकालीन नियोजन। मध्यकालीन नियोजन एक हुआ, दीर्घकालीन हमने पढ़ा, अब है मध्यकालीन नियोजन। प्राय 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों से कम अवधि के नियोजन को मध्यकालीन नियोजन कहते हैं। ऐसा नियोजन मध्यवर्ती प्रबंधक या क्रियात्मक प्रबंधकों द्वारा, जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। ऐसा नियोजन संस्था या उसके किसी विभाग की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए ही किया जाता है, अतः ऐसे नियोजन के क्रियान्वयन में अतिरिक्त वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर है अल्पकालीन या अल्पावधि नियोजन। तीसरी कैटेगरी है अल्पकालीन। जो नियोजन बहुत ही कम अवधि के होते हैं वे अल्पकालीन या अल्पावधि नियोजन कहलाते हैं। सामान्यतः आपातकालीन नियोजन 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होते हैं। इसलिए ऐसे नियोजन साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक या वार्षिक नियोजन हो सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है सप्ताह का भी हो सकता है नियोजन, 15 दिन का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। तो वो जो है प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है, एक्शन प्लान बनाया जाता है। अल्पकालीन नियोजन प्रायः परिचालन प्रबंधकों या प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ये उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों के अंतर्गत ही किया जाता है। इस नियोजन के निर्माण एवं क्रियान्वयन में बजट, नियमों एवं कार्यविधियों का विशेष महत्व होता है। इसके निर्माण में सामान्यतः उपलब्ध संसाधनों एवं विद्यमान संगठन संरचना को आधार बनाया जाता है। अल्पकालीन नियोजन दीर्घकालीन और मध्यकालीन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह दीर्घकालीन और मध्यकालीन नियोजन के अनुरूप एवं उसके अंतर्गत होता है, यानी कहीं अलग से नहीं होता, उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह उनके साथ समन्वय स्थापित करने वाला होता है। इतना ही नहीं, अल्पकालीन नियोजन दीर्घकालीन और मध्यकालीन नियोजन से अधिक विस्तृत होता है। इसमें दैनिक एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक व्यवस्था होती है। यह सुस्पष्ट होता है, किंतु इस प्रकार का नियोजन कम लोचशील होता है। तो इसके अगर हम लाभ देखें अल्पकालीन नियोजन के, वो है, एक लाभ है दीर्घकालीन और मध्यकालीन नियोजन का आसानी से क्रियान्वयन किया जा सकता है। इससे जो है ना, वो बाकी जो 2 नियोजन है उनका क्रियान्वयन आसान हो जाता है। संस्था के दैनिक कार्यों का संचालन समुचित ढंग से किया जा सकता है। कर्मचारियों को कार्य के लिए आवश्यक मार्गदर्शन मिलता रहता है। कर्मचारियों का नियंत्रण एवं समन्वय सरल हो जाता है। समय के अनुसार इस नियोजन में आवश्यक समायोजन किया जा सकता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, दोष भी हैं, सीमाएं भी हैं। दोष एवं सीमाएं हैं।
वो इस प्रकार है, जैसे देखा जाए तो एक दोष ये है, अल्पावधि नियोजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बनाया जा सकता है, इसे दीर्घकालीन और मध्यकालीन नियोजनों के अंतर्गत ही बनाना पड़ता है, तो इसकी वैसी लिमिट हो गई। एक ये है कि अल्पकालीन नियोजनों के अंतर्गत दैनिक कार्यों का ही नियोजन अधिक होता है, इसमें अधिक सोच विचार की बदलाव की गुंजाइश नहीं होती, इससे कर्मचारियों को सहभागिता देना कठिन होता है और बजट नियमों एवं कार्य विधियों की जटिलता के कारण इन नियोजनों में लोच का गुण समाप्त हो जाता है। यहाँ ये बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि ये तीनों प्रकार नियोजन की जो अवधि दर्शाई गई है वह परंपरागत आधार पर ही है। नियोजन की अवधि के उपलब्ध में कोई कठोर नियम नहीं है, सभी संस्थाओं में सभी नियोजनों की अवधि एक समान नहीं हो सकती है। नियोजन की अवधि का विस्तार अनेक घटकों से प्रभावित होता है। सामान्यतः नियोजन की अवधि संस्था के आकार, उसके विकास की दर, उसके वातावरण की गतिशीलता, कार्यों की गर्भकाल, उत्पादों की प्रकृति इत्यादि घटकों से प्रभावित होता है। नियोजन की अवधि के निर्धारण के लिए वृक्ष एवं कुंज ने प्रतिबद्धता के सिद्धांत को अपनाने की सलाह दी है और वो सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन की अवधि इतनी लंबी होनी चाहिए जिससे वर्तमान में लिए गए निर्णय जो हैं उनको पूरा किया जा सकते, अर्थात निर्णयों में की जा रही प्रतिबद्धता को पूरा किया जा कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम दीर्घकालीन नियोजन की अवधि निर्धारित की जाती है, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन नियोजन की अवधि इससे समन्वय करने वाली रखी जा सकती है। तो ये थे नियोजन के समय के आधार पे, समय अवधि पीरियड के आधार पे, टर्म के आधार पे प्रकार। अगला हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो होगा प्रकृति के आधार पर। धन्यवाद।